थेराप्यूटिक्स यानी कि जो थेरेपीज दी जाती है उससे रिलेटेड, और व्यवहारात्मक जो सहायता है वो, और रेफरल सर्विस जहाँ पे हम किसी को रेफर करते हैं, भेजते हैं आगे। तो ये जो सर्विसेज है CWSN में, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मेनली हम ओवरऑल ये चीज पढ़ लेंगे कि थेरेपी में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, बिहेवियर सपोर्ट में क्या, और रेफरल सर्विसेज में क्या, ठीक है। उसके बाद मेन हम इनके करेंगे MCQs, जहां से हमें ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले उपचारात्मक सेवाएं या थेराप्यूटिक्स जिसको हम कहते हैं वो क्या है। इसमें वो सारी थेरेपीज इंक्लूड होती है जो CWSN के लिए अवेलेबल है या उनको जो दी जाती है। चिकित्सीय, डेवलपमेंटल, विकासात्मक और पुनर्वास संबंधी सेवाएं, वो सेवाएं जो एक तो मेडिकल से रिलेटेड है, आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो चीजें, और एक जो विकासात्मक जो कि हम देते हैं, जो कि विकासात्मक जो माइलस्टोन होते हैं ना, पत्थर के मील जो माने जाते हैं उनमें, कि कहीं बच्चे में विकासात्मक देरी है, उसके लिए बच्चे को किस तरह के उपचार दिए जा सकते हैं वो चीजें। और पुनर्वास संबंधी, पुनर्वास क्या होता है कि जो व्यक्ति या जो बच्चा हम कह सकते हैं, जो व्यक्ति किसी रूप से समाज की मुख्य धारा से बिछड़ गया हो या पीछे रह गया हो, अलग हो गया हो, उसको उस गैप को पूरा करके दोबारा वास करना पुनर्वास कहलाता है, कि दोबारा उसको वासित कर दिया हमने, ठीक है। तो इस तरह की जो सेवाएं हैं वो इसमें आती है। मेजर थेरेपी, जो मुख्य थेरेपीज है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। एक है फिजियोथेरेपी, जो कि मोटर कौशल पे काम करती है, और मोटर कौशल में भी अगर मुख्य रूप से पूछे तो सकल मोटर कौशल, यानी जो होती है ग्रोस मोटर, जो बड़ी मांसपेशियां हैं उन पे, संतुलन और चाल में सुधार, इन पे वर्क करती है, ठीक है। फिर आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो कि दैनिक क्रियाओं संबंधी और संवेदी एकीकरण में सुधार करता है। और साथ ही में हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि सूक्ष्म गतिक कौशल, कि जो बारीकी का काम है, ठीक है। दैनिक क्रिया, खाना पीना, नहाना, उठना बैठना, वो जो चीजें हो गई। और संवेदी एकीकरण हो गया, सेंसेस होते हैं ना हमारे, जो ज्ञानेंद्रियां होती है, उनके एकीकरण में जो है ये सुधार करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है। जैसे कि कई बार हमारे पास कोई बच्चा आता है ऑटिज्म का, ADHD का, स्लो लर्नर या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, कि वो बच्चा ना किसी को अगर हम कुछ बोलते हैं ऐसे देखता रहता है, सुनता है उसे लेकिन वो देखता रहता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। तो कहीं ना कहीं वो जो चीजें उसको सुन रही है, कान से ध्वनि जा रही है, लेकिन वो उसके ब्रेन तक पहुंच के प्रोसेस नहीं हो पा रहा। तो यानी जो उसके सेंसेस है वो उन चीजों को संवेदीकरण जो है ना उसका सेंस नहीं कर पा रहा, कि मेरे पास क्या हो रहा है, क्या कर रहा हूं मैं। या कई बार जो बच्चा है चेयर पे बैठते हैं, हम चेयर के हाथ लगाते ही समझ जाते हैं कितना आगे पीछे जाना है, और हम आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ बच्चे होते हैं उसको 4 बार सेट करेंगे, फिर देखेंगे पीछे, देखते देखते बैठते हैं। या फिर इसका एक और उदाहरण ले लो कि हमारे सामने एक ग्लास है पानी का और एक बाल्टी है। बाल्टी को उठाते टाइम कितना जोर लगाना है और ग्लास को उठाते टाइम कितना जोर लगाना है, हम सिर्फ देख के समझ जाते हैं। और कई बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते, तो वहां पे क्या है, सेंसरी इंटीग्रेशन का इशू होता है, कि वो सेंस नहीं कर पा रहे अपने आसपास की चीजों को। तो उस एरिया में क्या होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीच एवं लैंग्वेज थेरेपी। इसमें क्या होता है, वाक एवं भाषा कि बोलने की और भाषा की जो थेरेपी दी जाती है, जिसमें कि भाषा जो कोई लैंग्वेज है वो सिखाते हैं, उच्चारण क्या है उस भाषा में, कुछ शब्दों का, अक्षरों का उच्चारण, और संचार में सहायता कि किस तरीके से आपको संचार को कंटिन्यू करना है, बातचीत करनी है, उस चीज में जो प्रॉब्लम आती है वो कौन देखता है, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में देखी जाती है, और स्पीच थेरेपिस्ट इस थेरेपी को देता है। इसी में एक आता है FCT, फंक्शनल कम्युनिकेशन थेरेपी होता है, क्रियात्मक संचार थेरेपी, ठीक है। फिर है साइकोथेरेपी या काउंसलिंग, मनोचिकित्सा या परामर्श, भावनात्मक व मानसिक स्वास्थ्य को समर्थन देने के लिए होता है ये, जहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा इमोशनल फील करता है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी इश्यूज आ रहे हैं, या फिर डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, हमेशा हंसता रहता है, स्माइल नहीं करता, या फिर मतलब कि जो चीजें सामाजिक जो उसके ब्रेन से आ रही है लेकिन वो उसके इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को अफेक्ट कर रही है, वहां पे मनोचिकित्सा या परामर्श की आवश्यकता हमें पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है सहायक उपकरण, जहां पे श्रवण यंत्र, चश्मा या चलने फिरने के उपकरण, जितने भी डिवाइसेस है जो हमें जरूरत पड़ती है स्पेशल बच्चों के लिए,
किसी भी तरह की है, वो सारे उपकरण जो इसमें ऐड हो जाते हैं। अब बात आती है कि थेरेपी जो है वो क्यों दी जाती है। इसका उद्देश्य होता है कि कार्यात्मक सीमाएं कम करना और आत्मनिर्भरता बढ़ाना। ठीक है, ये थेरेप्यूटिक का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट हो गया। क्वेश्चन यहाँ से बहुत निकलेंगे क्योंकि ये ओवरऑल हमने पढ़ लिया कि थेरेपी है। अब इसी थेरेपी को ना हम हर डिसेबिलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो हियरिंग या हम कह सकते हैं विजुअल से जुड़े हुए नहीं आएंगे, लेकिन बाकी जो सेरेब्रल पाल्सी हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, ऑटिज्म हो गया, एडीएचडी हो गया, बाकी लर्निंग डिसेबिलिटी हो गया, बहुत सारी डिसेबिलिटीज से जुड़ी हुई जो चीजें हैं यहाँ से इनसे पूछी जाएगी। उसके बाद हम आते हैं व्यवहारिक सहयोग। व्यवहारिक सहयोग की कहाँ जरूरत होती है और क्या ये हेल्प करता है। CWSN के व्यवहार भावनात्मक और सामाजिक चुनौतियों को प्रबंधित करने में सहायता करता है। यानी कोई बच्चे का जो व्यवहार है वो कैसा है, उस चीज को मैनेज करना और भावनाओं को उसकी मैनेज करना। कई बार बच्चे का हंसने का मन है लेकिन उसे ये नहीं पता कि कहाँ हंसना है, कैसे हंसना है। जैसे एक छोटे बच्चों को हमने बोला कि स्माइल, तो वो ऐसे स्माइल करता है, लेकिन वहीं पर एक दूसरे बच्चों को हमने बोला स्माइल, तो वो कहता है ही। तो अब किसकी स्माइल उचित है और किसकी अनुचित है हमें पता है, लेकिन वहां पे उस बच्चे को नहीं पता। तो वो चीजें उसके बिहेव है ना, जो व्यवहार में गलत तरीके से आ रही है, उन चीजों को हम चेंज करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब कौन सी तकनीकें किस तरह से चेंज किया जाता है उसको पढ़ते हैं। एक तो व्यवहार मूल्यांकन, की उस चीज को मूल्यांकन असेस किया जाए, पहले आंकलन करें आप कि बच्चा व्यवहार कब करता है, कैसे करता है, कि समस्या के कारण और पैटर्न को पहचानना, कि वो व्यवहार जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है ना, समस्यात्मक व्यवहार है, वो कब आता है और कैसे आता है, किस रूप में आ रहा है, वो उस चीज को हम पहचानते हैं। उसके बाद उसको कोई थेरेपी देते हैं। थेरेपी के अंदर आ जाता है एक मेन अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जो मैंने कल भी पढ़ाया था, ABA। इसमें क्या होता है, संरचित व्यवहार संशोधन होता है। स्ट्रक्चर्ड वे में हम सिखाते हैं कि हमने डिसाइड कर लिया कि ओके बच्चे का ये बिहेवियर है और इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये चीज इसके अंदर होती है। फिर आता है सकारात्मक प्रोत्साहन। बच्चा जब अच्छा बिहेव करता है, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये बिहेवियर जो बुरा है, ये बिहेवियर अच्छा है। अब जब बच्चा बुरा बिहेव करता है तो हम या तो उसको मना करेंगे कि ये नहीं करना, फिर उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, नॉर्मली हम डांटते हैं लेकिन यहाँ पे डांटा नहीं जाता, बच्चे को अल्टरनेटिव बिहेव बताया जाता है कि दिस इज नॉट अ गुड बिहेवियर, ये अच्छा बिहेवियर नहीं है, इसकी बजाय आप ये कर सकते हो। तो जब बच्चा जब जब ये करेगा हम उसको प्रोत्साहन देंगे और धीरे धीरे बच्चा ये बिहेवियर करना बुरे वाला बंद कर देगा और इस बिहेवियर को एक्वायर कर लेगा, अर्जित कर लेगा। ठीक है, एक होता है सामाजिक कौशल प्रशिक्षण। बातचीत व सामाजिक सहभागिता में सुधार लाना। अब कोई बच्चा है, जब वो किसी से बात करता है उसे नहीं पता कि किसी पर्सन से कितनी दूरी पे खड़े होके बात करनी है। जब सामने वाला बोल रहा है हमें पहले उसकी बात सुननी है, फिर अपनी बात कहनी है। इस तरह की जब प्रॉब्लम होती है ना कोई, तब हम बातचीत और सामाजिक सहभागिता यानी एक ग्रुप में पार्टिसिपेट करवा के, इंटरेक्शन करवा के उसे सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्ट्रक्चर्ड क्लास में हमने बताया कि हमें किसी व्यक्ति से बात करते हुए कितनी दूरी पे खड़ा रहना चाहिए, तो हमने उसे बताया कि 1 हाथ दूरी पे खड़े रह के आपको बात करनी है। ठीक है, दूसरा, आपको जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो उसकी तरफ देख के बात करनी है, इधर उधर देखते हुए बात नहीं करनी। 2 रूल हमने अगर उसे बताए तो हम क्या करेंगे कि ठीक है, आज हम किसी मैम के पास या सर के पास चलेंगे, किसी से मिलने चलेंगे, बात करने चलेंगे, आपको ये 2 रूल फॉलो करने हैं। उसके बाद हम उसको एक्चुअल में किसी बच्चे के पास या किसी टीचर के पास बात करने के लिए लेके जाते हैं और वो किसी बारे में बात करता है और हम ऑब्जर्व करते हैं और उसे भी याद दिलाते हैं कि तुम्हें क्या फॉलो करना है, याद रखना। तो वो बच्चा उन चीजों को फॉलो करता है और जब अच्छे से वो ट्राई करता है तो हम उसे और प्रोत्साहन देते हैं। यहाँ पे फिर ये चीजें भी ऐड हो जाती हैं कि बच्चा धीरे धीरे उन चीजों को फॉलो करना शुरू करता है और इस तरीके से ये ट्रेनिंग हम देते हैं। ठीक है, फिर परिवार में शिक्षक प्रशिक्षण। घर और स्कूल दोनों में समान समर्थन होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है बिहेवियर थेरेपी का या व्यवहारात्मक जो सहयोग है, सकारात्मक अनुकूल व्यवहार विकसित करना और समस्या व्यवहार को कम करना, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रेफरल सर्विसेज पे कि जो रेफरल सर्विस है वो क्या है। रेफरल का मतलब होता है कि हमने रेफर कर दिया किसी को,
हमारे पास कोई बच्चा आया और हमें लगा कि नहीं, जैसे मान लो मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ और मेरे पास कोई बच्चा आया, उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हम बोलते रहते हैं मैम ये ना सुनता नहीं है। अब मुझे दो चीजें देखनी है कि वो बच्चा क्यों नहीं सुन रहा, उसको सुनाई नहीं दे रहा, कानों में प्रॉब्लम है, या उसका अटेंशन नहीं है, ध्यान नहीं है इसलिए। तो अगर मुझे पता चला कि ध्यान नहीं है तो ठीक है, फिर तो मेरे पास रहने का मतलब है। अगर मुझे पता लग रहा उसे सुनाई नहीं दिया, सुनाई ही नहीं देता, अगर ऐसा कुछ मुझे लगेगा तो मैं क्या कहूंगी पेरेंट्स को कि सर आप ईएनटी से चेक करवाइए। ईयर एंड जो डॉक्टर होते हैं ना जो ये चीजें चेक करेंगे। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, ईएनटी के पास वो जाएगा, वहां से उसे पता चलेगा कि किस तरह के टेस्ट की आपको जरूरत है। चीज का प्रोफेशनल एक पर्सन नहीं हो सकता, या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम होती है तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, जो बच्चों का डॉक्टर होता है, पेडियाट्रिक है, वो देखता है कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, वो बच्चे को रेफर करता है कि बच्चे की जरूरत है या फिर स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है या कोई और टेस्ट की जरूरत है, वो अपने रेफर करता है। कुछ मेडिकल टेस्ट है, कुछ थेरेपीज है। तो ये चीज है कि हर एक की एक प्रोफेशनल स्किल है अपनी, उस कौशल से हट आपके सामने कोई और चैलेंज आता है तो उसके एक्सपर्ट हम नहीं है, उस केस में हम क्या करते हैं, दूसरे को रेफर करते हैं, तो वो सर्विसेज यहाँ पे होती है। ठीक है, CWS इनको विशेष संस्थानों से जोड़ने की प्रक्रिया है ये। जब आवश्यकता स्कूल के संसाधन कब रेफर करेगा, स्कूल को लग रहा है कि हम जो नहीं हो रही है। अब यहाँ पे ना दो चीजें हैं, एक तो कि बच्चे को पढ़ने के लिए TLM चाहिए और हमारे पास TLM नहीं कर सकते। संसाधन का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लो स्कूल में स्पेशल है लेकिन बच्चे को जरूरत है फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, और वो थेरेपिस्ट, क्योंकि इनका अलग से डिपार्टमेंट होता है स्कूल में, कुछ स्कूलों में आज है लेकिन हर स्कूल तो ऐसे केसेस में बच्चे को थेरेपी के लिए रेफर करना पड़ेगा किसी क्लिनिक पे। ठीक है, सेम स्पीच थेरेपी का स्पेशल एजुकेटर फिर भी मोस्ट ऑफ पे एजुकेशन पर्पस तो पूरा करेंगे, लेकिन एजुकेशन की एक्स्ट्रा जो थेरेपी हो गई ना, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है या फिजियोथेरेपी, इन थेरेपीज के लिए बच्चे को रेफर किया जाएगा। स्कूल में काउंसलर है तो स्कूल में काउंसलिंग हो जाएगी, अगर किसी को जरूरत है तो बच्चे को बाहर रेफर किया जाएगा। तो वो चीजें हैं कि जब आवश्यकता है वो स्कूल के संसाधनों से अधिक हो जाए तब बच्चे को रेफर। ठीक है, रेफरल का उद्देश्य क्या होता है, उपचार और परामर्श जो है हो सके, टाइमली हो सके, उद्देश्य है। उसके बाद हम जो कॉमन रेफर पॉइंट्स पढ़ लेते कि कहाँ कहाँ पेडियाट्रिशियन होता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है यानी बाल रोग विशेषज्ञ जो बच्चों का, फिर हम मनोवैज्ञानिक या फिर मनोचिकित्सक, इनके पास किया जा रहा है पर जब बच्चे को हमें लगता है कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिर बहुत सीवियर और प्रोफाउंड केसेस हैं, वहां पे जो बच्चे को रखा जाता है कि वहीं ठीक हो जाएगा, थेरेपी लेगा करेगा। कुछ पेरेंट्स को लगता है कि हम बच्चे को नहीं लगते डेली हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं है उसके काम, तो वो क्या करते हैं, हॉस्टल टाइप भी सेंटर्स होते हैं स्पेशल बच्चों के, वहां पे उनको केंद्र पे छोड़ आते हैं और वहां पे विजिट करते रहते हैं, या फिर खुद लेके भी जाते हैं कई बार कि डे टाइम में ले गए, इवनिंग में वापस ले आए। तो अलग अलग तरह की सर्विसेज है। फिर विशेष शिक्षक है, सरकारी दिव्यांगता प्रमाणन केंद्र है, इसके पास तब भेजा जाता है, ये ना सरकारी दिव्यांगता प्रमाणन केंद्र जहाँ पे डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, अब ये सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, बच्चा एक स्कूल में है, उसको स्कूल में कोई प्रॉब्लम लगी तो जनरल एजुकेटर ने एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया कि क्या कोई डिसेबिलिटी के, एक प्रशस्त टूल हमने पढ़ा था स्कूल में, जनरल एजुकेटर वो टिक करता है और उसे लगता है कि अगर असेसमेंट की जरूरत है तो वो प्रॉपर स्पेशल एजुकेटर के पास भेजता है। स्पेशल एजुकेटर देखता है कि ओनली लर्निंग प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम भी है। अगर सिर्फ लर्निंग प्रॉब्लम है तो वो लर्निंग में हेल्प कर देगा, अगर उसे लगता है कि IQ प्रॉब्लम भी है, कुछ और है,
तो वो क्या करेगा, वो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेगा। वो लोग क्या करेंगे, वो इसका आईक्यू टेस्ट वगैरह करेंगे, वो आईक्यू टेस्ट बताएंगे, वो डॉक्टर लिख के देंगे। फिर अगर उसे लगेगा कि इसके न्यूरॉन्स जो है प्रॉपर, जैसे हमने डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन की उन चीजों को भी चेक की करने की जरूरत है, कुछ और प्रॉब्लम्स ये, वो करेगा डॉक्टर के पास रेफर, डॉक्टर वो चीज चेक करेगा। तो ओवरऑल जो सारी रिपोर्ट्स इसकी मिलेंगी ना, उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे, उस असेसमेंट के बेसिस पे जो है गवर्नमेंट जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, उसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा कि ये आईक्यू इतना परसेंट जो डिसेबिलिटी में काउंट हो रहा है, फिर उसके सारे डॉक्यूमेंट लग के उसके लिए सर्टिफिकेट बनता है। तो अगर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, पॉलिसी है, अगर कोई उसका अगर बेनिफिट लेना है, उसके अंदर हमें कोई सहायता अगर लेनी है सरकार से, तो सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो जिसके लिए सर्टिफिकेट बनवाया जाता है, ठीक है। अब इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्वता क्या है, क्यों जरूरी है ये चीजें। एक तो बच्चे का समग्र विकास सुनिश्चित करता है, समावेशन और सीखने में सहायता करता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य क्षमता में सुधार करता है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहा है। बच्चे का जो भी विकास हम पढ़ते हैं ना, जब विकास के क्षेत्र पढ़ते हैं हम सीडीपी में, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक का शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं मैं, नैतिक विकास होता है। तो ये सारे जो विकास है ना, जिस भी एरिया की हम बात कर रहे हैं, सामाजिक हो गया, सभी एरिया के डेवलपमेंट को सुनिश्चित करते हैं कि बच्चा किसी भी एरिया में, कहीं भी किसी एरिया में कमी नहीं रहनी चाहिए। सब एरिया जो हर क्षेत्र का जितना डेवलपमेंट हो सके उतना होना चाहिए। यानी एक होता है कि डेवलपमेंट बच्चे का यहाँ तक हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल जो बच्चे का वो यहाँ तक का है। तो ये जो गैप है ना यहाँ तक का, ये गैप फिल करना है हमें, ठीक है, ये गैप नहीं रहने देना। चलिए, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब इनको और क्लैरिटी के लिए हम करेंगे एमसीक्यूज। तो चलिए, क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सीय सेवा सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों में प्राय उपयोग की जाती है। ऑप्शन जो है सबका आ रहा है ए। चलिए देखते हैं ए ऑप्शन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, आर्ट थेरेपी, करियर काउंसलिंग, रेमेडियल रीडिंग। तो सही ऑप्शन दिया है सबने, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों के लिए यूज किया जाता है। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एएसडी वाले बच्चों के लिए व्यवहारात्मक हस्तक्षेप मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है। हस्तलेखन सुधारना, चुनौतीपूर्ण व्यवहार कम करना, सकारात्मक कौशल सुधार सिखाना, खेल प्रदर्शन बढ़ाना या शैक्षणिक सामग्री याद कराना। सबका जो आंसर आया है बी आया है। तो एएसडी वाले बच्चों की मात्रा में तो एक है व्यवहारात्मक हस्तक्षेप, तो इसमें किस पे केंद्रित होता है, बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा हमारा, कि रिड्यूस करना है चुनौतीपूर्ण व्यवहार को और सकारात्मक जो कौशल है वो सिखाना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। उसके बाद नंबर 3, CWSN के लिए रेफरल सेवाओं में आमतौर पर क्या शामिल होता है। बच्चों को घर भेज देना, बच्चे को उपयुक्त विशेषज्ञों और सेवाओं तक भेजना, केवल होमवर्क देना, स्कूल आना बंद कराना। बहुत ही बढ़िया, सबने आंसर दिया है, बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि जो बच्चे को उपयुक्त विशेषज्ञ सेवा है उन तक भेजना, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। स्पीच थेरेपी मुख्य रूप से किस कठिनाई वाले बच्चों की सहायता करती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आंसर दिया है सबने, वेरी गुड। संचार और उच्चारण की कठिनाइयां, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस का उपयोग प्राय किसके लिए किया जाता है।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 100% रिजल्ट चल रहा है अभी हमारा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो बिहेवियर प्रॉब्लम होती है ना, व्यवहारात्मक समस्याएं होती है, वो एएसडी और एडीएचडी बच्चों में ही देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद है ऑक्यूपेशनल थेरेपी सामान्यतः कौन प्रदान करता है। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, बी ऑप्शन दिया है सभी ने कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करवाता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्यवहार समर्थन योजना किस उद्देश्य से बनाई जाती है। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी। अवांछित व्यवहार जो है उसको नियंत्रण करना और सकारात्मक व्यवहार को सुदृढ़ करना, बढ़ाना यानी। ठीक है, बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सूक्ष्म मोटर कठिनाइयों वाले बच्चों के लिए कौन सी थेरेपी सहायक होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी। स्पीड बढ़ाइए बस अपनी, बहुत सही चल रहे हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है सूक्ष्म मोटर कठिनाई वाले बच्चों के लिए थेरेपी देते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज मोस्ट ऑफ जो है बी ऑप्शन करेक्ट चल रहा है। चलिए, देखा नहीं, चलिए कोई बात नहीं। किस स्थिति में बच्चे को मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन हेतु रेफर किया जाता है। किस स्थिति में मनोवैज्ञानिक। बहुत ही बढ़िया। चलिए, बी ऑप्शन आया है कि लगातार सीखने और व्यवहार संबंधी अगर कठिनाइयां होती है तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए हम भेजते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और समझते हुए चलिएगा कि एक रिसेंट हम एक ना कॉन्सेप्ट आर्टिकल पढ़ा था मैंने, तो उसमें कुछ टीचर्स पे वो आर्टिकल था कि जो सामान्य शिक्षक है उनमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर होता है उस पे मेहनत करने की बजाय सामान्य शिक्षक कह देते हैं कि इसे तो लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम अक्षमता है। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिल रही है। आर्टिकल आया था उसमें मैंने पढ़ा था। तो सेम यहाँ पे चीजें क्या है, देखो लगातार सीखने और व्यवहार संबंधी अगर प्रॉब्लम होते है, देखो मान लो कि कभी कभी हुआ कि बच्चा सीख नहीं पा रहा, तो पहले तो सामान्य शिक्षक को भी तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा क्यों नहीं सीख रहा। उसके बाद भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो स्पेशल एजुकेटर को रेफर करते हैं, वो थोड़ा देखेगा। अगर उसे लगता है कि नहीं, थेरेपी के बावजूद भी एजुकेशन ठीक है लेकिन जो प्रॉब्लम है वो अभी भी मैम दिख नहीं रहा है। एक बार अपना नेटवर्क चेक कीजिए किरण पांडे जी आप, क्योंकि पीपीटी क्लियर आ रहा है। ठीक है, तो लगातार अगर प्रॉब्लम आ रही है ना तब हम किसी बच्चे को रेफर करते हैं। ये नहीं कि मैं तो पढ़ाती हूँ सबको समझ आ जाता है और इस बच्चे को समझ नहीं आता तो मैं रेफर कर दूं या इसको प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं। हो सकता है कि उस बच्चे को आपका मेथड नहीं समझ आ रहा हो, आप किसी और मेथड से करवा के देखें। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है हमें कि सिर्फ बच्चे को कोई प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, उसको बिना सोचे समझे हम रेफर नहीं कर सकते कि इसको तो डिसेबिलिटी है, ये तो ऐसे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 9 पे सॉरी 10 पे चलते हैं। किरण पांडे जी, अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है ना तो एक काम कीजिए, आप इसको लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए, मे बी तब आपको शो हो जाए, क्योंकि पीपीटी विजिबल है, सबको दिख रहा है।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आया है कि चिकित्सीय सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, कार्यात्मक क्षमताओं और स्वावलंबन को बढ़ाना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्यवहार संशोधन तकनीकों में क्या शामिल है? वेरी गुड। ये जो अभी भी वो चल रहे हैं ना कि मोस्ट ऑफ में बी सही है तो बी लिख दिया, वो मत लिख देना, सब में बी नहीं है। वो 3-4 क्वेश्चन कंटिन्यू आ गए थे, अभी भी कुछ लोगों ने शुरू शुरू में बी लिख दिया फिर ए पर आए हैं। गुड, चलिए वेरी गुड। सकारात्मक प्रोत्साहन होता है कि किसी व्यवहार को अगर हमने चेंज करना है तो जो पॉजिटिव बिहेवियर और नेगेटिव बिहेवियर है, पॉजिटिव बिहेवियर को सकारात्मक प्रोत्साहन देते चले जाइए। धीरे धीरे बच्चा प्रोत्साहन लेने के लिए बढ़ेगा और यही बिहेवियर बार बार करेगा तो धीरे धीरे जो नेगेटिव बिहेवियर है कम हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्न में से कौन सी स्कूल में पाई जाने वाली बहुविषयक रेफरल टीम है? चलिए आंसर कीजिए। सी बी ए, सी बी ए, सबका सी बी और ये मिक्स चल रहा है। चलिए एक तो पोल वाला सा काम हो रखा है, आज तो पोल होना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए एक काम करते हैं, रुक जाइए सभी। जिसने आंसर दिया है कुछ कुछ सही दिया है जिसने, आप देख लीजिएगा आपने किस लॉजिक से दिया, तुक्का लगाया या लॉजिक से दिया, वो आप मैच कर लीजिएगा। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए पीटीए क्या होता है, अभिभावक शिक्षक संघ, जिसमें पेरेंट्स और टीचर का एक ग्रुप है। ठीक है, वो हो गया। जैसे पीटीएम होती है, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, वैसे ही पेरेंट टीचर एसोसिएशन होता है जिसमें पेरेंट्स और टीचर्स का ग्रुप बना होता है। ठीक है, तो ये तो रेफर नहीं करते हैं बच्चे को, ए वाले सब गलत है। ठीक है, अब आते हैं हम बी पे। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल प्रबंधन समिति। प्लीज कमेंट करना बंद कर दीजिए, एक बार रुक जाइए, बाद में मत कहना समझ नहीं आया, कमेंट से यहाँ आ जाइए अभी। बी ऑप्शन है स्कूल प्रबंधन समिति, यानी जो स्कूल के प्रबंधन का कार्य देखती है, मैनेजमेंट कमेटी है ये मैनेजमेंट की चीजें देखेगी, ये बच्चे को जाके नहीं देख रही है। बच्चे के लिए कोई रिसोर्सेज चाहिए, वैन्स की है या कोई टीचर्स की कमी है, वो चीज मैनेज करेगी। बच्चे के बारे में ये कुछ नहीं जानती, ये सिर्फ बच्चों के लिए जो चीजें जरूरी है एक स्कूल को मैनेज करना है वो चीजें ही करेगी। फिर है स्पोर्ट्स कमेटी, ये तो स्पोर्ट्स गेम से रिलेटेड हो गया। अब आता है स्कूल संसाधन सहायता टीम, स्कूल रिसोर्स सपोर्ट टीम। जो संसाधन है ना स्कूल में, जो रिसोर्स रूम है एक तरह से मान लो, रिसोर्स से समझ लो, तो उसकी एक टीम होती है कि स्कूल में जो भी रिसोर्सेस है उसको सपोर्ट करने के लिए जो टीम है वो बहुविषयक रेफरल टीम है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा सी करेक्ट होगा, सी ऑप्शन, सी वाले सब सही है। इंग्लिश में भी कौन है ये, एक सेकंड रीड कर लेना चाहिए। हाँ जी, इंग्लिश में भी रीड करना चाहिए, लेकिन या मैं इंग्लिश में रीड इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है यहाँ पे, तो मैं इंग्लिश में नहीं करती हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। प्ले थेरेपी मुख्यतः किस प्रकार के बच्चों के लिए उपयोग की जाती है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दीपक जी फिर से क्वेश्चन पढ़िए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है सभी ने। भावनात्मक और व्यवहारिक कठिनाइयां जो है, उनके जिन बच्चों को भावनात्मक और व्यवहारात्मक कठिनाइयां ना किसी तरह की, उन बच्चों के लिए हम प्ले थेरेपी यूज करते हैं कि गेम्स के थ्रू पहले तो बच्चों को सेटल डाउन करते हैं, रैपो बिल्ड करते हैं उसके साथ, एक ना
फ्रेंडली बिहेव बनाते हैं ताकि वो हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाए, वो हमसे बातचीत करने में संकोच नहीं करे। ठीक है, उसके बाद हम किसी थेरेपी की तरफ चलते हैं। तो प्ले थेरेपी में क्या होता है, बच्चा जो ज्यादा इमोशनल है, ज्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम है, उसको सेटल किए रखते हैं धीरे 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 धीरे, और उसे पता नहीं चलता कि कब हमने प्ले को थोड़ा सा हमारे जो जो चीज हम चाहते थे ना उस चीज में बदल दिया। ठीक है, ये ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके साथ ही चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। फिजियोथेरेपी मेनली बेनिफिट चिल्ड्रन विद, किसको बेनिफिट करता है फिजियोथेरेपी, मुख्यतः किन बच्चों को लाभ पहुंचाती है? बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं सभी को, वेरी गुड। मोटर कठिनाइयां, और मोटर में भी अगर पूछ लिया जाए कौन सी, फिजियोथेरेपी में सकल मोटर कठिनाइयां या सकल मोटर कौशल को इम्प्रूव करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विशेष शिक्षक को बच्चे को ऑडियोलॉजिस्ट के पास कब रेफर करना चाहिए? वेरी गुड। सुनने में कठिनाई का संकेत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कि अगर सुनने में कठिनाई हो रही है तो ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं। अच्छा, इसमें ना दो चीज एक और बता देती हूँ मैं। ऑडियोलॉजिस्ट होता है एक, एक ईएनटी होता है। ईएनटी का मतलब क्या है? ईयर, नोज और थ्रोट, इनका डॉक्टर होता है, यानी आंख, सॉरी, कान, नाक और गले का डॉक्टर होता है। ये सुनने की शक्ति के लिए या सुनने की पावर के लिए तब काम करते हैं जब कान में कुछ चला गया और कुछ टाइम के लिए नहीं सुन रहा, या कान में कोई हवा भर गई, कोई प्रॉब्लम हो गई। लेकिन ऑडियोलॉजिस्ट होता है वो हमारे सुनने की शक्ति को भी मापता है कि बच्चा सुन पा रहा है, कितना सुन पा रहा है। जो हेटर्ज में या डेसिबल की जो अमाउंट की बात करते हैं वो ऑडियोलॉजिस्ट मापता है। ठीक है, अगर टीचर को लगता है कि इसके कान में कोई प्रॉब्लम और ये सुन नहीं पा रहे, तो नॉर्मली वो पहले तो ये देखेगा कि ज्यादा लंबे समय से ये प्रॉब्लम है या अचानक से कुछ हुआ है। तो थोड़े टाइम के लिए लगता है तो वो ईएनटी को, पेरेंट्स को बोलेगी कि आप एक बार ईएनटी को चेक करवाओ। अगर ज्यादा लंबे समय से हमें ये लगता है कि इसको शायद ऊंचा सुनता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम ऑडियोलॉजिस्ट के पास भी रेफर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। एडीएचडी वाले बच्चे में लगातार ऑफ टास्क दिखाई देने पर सबसे पहले कौन सा हस्तक्षेप सुझाया जाता है? बहुत बढ़िया, सबने आंसर दिया है कि टोकन इकोनॉमी द्वारा व्यवहार संशोधन, कि हमने कोई बच्चे को टोकन दे दिया अच्छे व्यवहार करने पर, तो उसके द्वारा जो है हम बच्चे को किसी बिहेवियर पे लेकर आते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत बढ़िया, कि संवेदी इनपुट जो आ रहे हैं ना, देखो हमारे आईज है, नोज, टंग और स्किन हो गया। एक सेकेंड, आज जो स्क्रीन पे थोड़ा वर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और क्या रह गया, एक ईयर। ये हमारे 5 सेंसेस है। इन सेंसेस के थ्रू जो भी बच्चे को इनपुट आता है ना, उसको प्रभावी ढंग से ग्रहण करना और उस पर प्रतिक्रिया देने में सहायता करना, ये सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी 18। विशेष शिक्षक बच्चे को न्यूरोलॉजिस्ट के पास मुख्यतः कब रेफर करता है?
ए ऑप्शन जो सबने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। जब बच्चे में दोहरे या असामान्य मस्तिष्क क्रियाओं के लक्षण हो तब बच्चे को न्यूरोलॉजिस्ट के पास मुख्यतः रेफर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं सभी के, वेरी गुड। चलिए, समस्या व्यवहार के कारण और उद्देश्य पहचानने के लिए फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा आंसर दिया है सभी ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, स्पीच को प्रभावित करने वाली ओरोमोटर यानी मुख प्रेरक कठिनाइयों वाले बच्चों के लिए कौन सी थेरेपी सबसे उपयुक्त है? कुछ लोगों का ना बी आंसर करके हाथ अटक जाता है तो वो नेक्स्ट में बी लिख देते हैं। ए जब आंसर आता है नेक्स्ट में ए आ जाता है, फिर ये हमारा हाथ उसी पे होता है। वेरी गुड। ए ऑप्शन सबने दिया है, ओरल मोटर स्टिमुलेशन थेरेपी। इसमें क्या होता है मैं बता देती हूँ। ओरोमोटर यानी ओरल, ओरल से रिलेटेड है। ओरल यानी मुख, हमारा मुंह। तो जो हमारा मुंह है यानी जो हमारा एक तो ये जो है एरिया, हमारे मसूड़े हैं, लिप्स हैं, इनके आसपास, और ये जो लाइन जो होती है जबड़ा हमारा है यहाँ से, और जो हमारी गाल होती है अंदर से और बाहर से दोनों साइड से, और हमारी टंग जो होती है, इस एरिया की मसाज दी जाती है एक्चुअल में। इसमें स्टिमुलेशन दिया जाता है। स्टिमुलेशन में क्या करते हैं, अलग अलग तरह के ब्रशेस होते हैं या चोइंग ट्यूब जैसे होते हैं, वो अलग अलग तरह का टच करवाते हैं, मसाज देते हैं, इसको स्टिमुलेट करते हैं एक तरह से, जिससे कि बच्चे को कोई भी अगर डिफिकल्टी है तो वो स्पीच इंप्रूव करने के लिए किया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो और ये ओरल मोटर स्टिमुलेशन थेरेपी दी जाती है, और ये देता कौन है? स्पीच थेरेपिस्ट देता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्यवहार हस्तक्षेप योजना में एंटीसीडेंट मॉडिफिकेशन का क्या अर्थ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंटीसीडेंट क्या होता है ये मैंने कल भी समझाया था, उससे पहले भी बता चुकी हूँ। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर दिया है सबने कि व्यवहार से होने वाले से पहले होने वाली घटनाओं में परिवर्तन करना। क्योंकि एबीसी में जो एंटीसीडेंट है वो होता है ए, जो कि व्यवहार से पहले होता है, और इसमें अगर कोई बदलाव कर दिया जाए तो वो क्या हो गया? एंटीसीडेंट मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बी आंसर जो है सबका सही है। ठीक है, पूजा अवस्थी जी कह रही है, एक सेकेंड, ओके दोबारा से एक्सप्लेन कर देना है, अभी कर देते हैं। देखिए, ए होता है एंटीसीडेंट, बी होता है बिहेवियर, सी होता है कॉन्सिक्वेंस। ये अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस थेरेपी के अंदर एबीसी चार्ट बनता है एक। सॉरी, माफी चाहूंगी, थोड़ा ट्रैवल की वजह से कोल्ड हो गया फिर से। इसमें क्या होता है, बी बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, व्यवहार को। ए होता है एंटीसीडेंट, जो उस व्यवहार से पहले हुआ कि जिसकी वजह से उस वजह से वो व्यवहार शो हो रहा है। ठीक है, फिर सी होता है कॉन्सिक्वेंस। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर बच्चे को कोई टॉय चाहिए तो बच्चा उस टॉय के लिए रोने लग गया, तो उसका रोना चिल्लाना जो है ना वो है व्यवहार। उसके पहले क्या हुआ, टॉय के लिए रो रहा है, किसी चीज के लिए रो रहा है वो। ठीक है, रोने चिल्लाने से क्या हो जाएगा,
या तो उसे वो मिल जाएगा, टॉय मिल गया, या उसे डांट पड़ गई। अगर रोने से टॉय मिल गया तो वो सीख जाएगा कि रोने से चीजें मिल जाती, इसलिए वो हर चीज के लिए रोना शुरू कर देगा। धीरे धीरे बच्चे की आदत बन जाती है हर चीज के लिए रोना। फिर पेरेंट्स आते हैं कि हर चीज के लिए रोता है। ठीक है। हिंदी में सर ने लिखा है घटना, व्यवहार और कारण। हाँ जी, कारण नहीं सर, रिजल्ट। सर आपने थोड़ा आगे पीछे कर दिया कि जो एंटीसीडेंट है वो एक घटना है जो हुई, और उस घटना की वजह से व्यवहार हुआ, और उस व्यवहार का निष्कर्ष जो आया, रिजल्ट आया, कारण नहीं रिजल्ट है सर वो। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए सिर्फ एक, कि इस कारण जो व्यवहार है इसका फिर रिजल्ट क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला। या तो बच्चे को मिल गया, मिल जाता है तभी तो बच्चा रोना चिल्लाना शुरू कर देता है हर चीज के लिए। दूसरा क्या होगा, हमने बच्चे को बोला कि नहीं तुम्हें पहले चुप हो, आराम से बोलो, प्यार से बोलो, परमिशन लो, फिर मिलेगा। तो बच्चा क्या करेगा, हर चीज के लिए परमिशन लेगा, पूछना सीखेगा और एक अच्छा व्यवहार सीखेगा। तो हम ये तीनों चीजें नोट करते हैं, एबीसी चार्ट बनता है एबीए में। ठीक है। तो जब बच्चे को रोने पे चीजें देने लग जाते, फिर अपने पास आते हैं, तब हम क्या करते हैं, ये एबीसी चार्ट बनाते हैं और ये उसे बताते हैं कि रोने की बजाय तुम्हें क्या करना, और जो वो करता है तब हम उसे, धीरे धीरे बच्चा समझने लगता है कि रोने से काम नहीं बनता, बोलने से बनता है, मुझे बहुत प्यार से अच्छे तरीके से बोलना होगा। और यही होती है बिहेवियर मॉडल। ठीक है, और थेरेपी भी। तो इसमें जो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि एंड ऑप्शन क्या है कि व्यवहार से पहले होने वाली जो घटना है ना, उस घटना को ही बदल दो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। इस एएसडी के लिए कौन दृष्टिकोण संरचित दिनचर्या, दृश्य अनुसूची और उपयोग करता है? चलिए आंसर कीजिए। इसमें जो ऑप्शन आ रहे हैं, सी ज्यादातर आ रहा है, ए भी आ रहा है, ठीक है, और बी भी आ रहा है। ए बी सी तीनों दे रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कॉग्निटिव तो मैं कट कर देती हूँ फिर, कॉग्निटिव नहीं है। ठीक है, ए बी और सी है, इसमें से देखते हैं आप कौन सा है। चलिए समझ लेते हैं एक बार। हमसे पूछा है कि एएसडी के जो बच्चे हैं ऑटिज्म के, कमेंट बॉक्स से आ जाइए प्लीज, एक्सप्लेन करते हैं एक बार थोड़ा सा। ठीक है, कुछ कुछ के सही है आंसर, ज्यादा लोगों के सही है नहीं, और मुझे लग रहा है जिसके सही है वो किस वजह से सही है मैं जान नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इस चीज पे हम आए नहीं है अभी। चलो कोई बात नहीं, देखते आ जाइए। एएसडी के लिए कौन सा थेरेप्यूटिक दृष्टिकोण, दृष्टिकोण जो है संरचित दिनचर्या, एक तो स्ट्रक्चर्ड दिनचर्या जो सिखाता है बच्चे को, और दृश्य अनुसूची जो कि विजुअल शेड्यूल, एक वो शेड्यूल जो सामने दिखता है कि किस टाइम आपको क्या करना है। ठीक है, और दूसरा स्पष्ट निर्देशों का उपयोग करता है, कि एक तो बच्चा जो स्ट्रक्चर दिनचर्या जो फॉलो करता है संरचनात्मक, कि ये करना है पहले, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और उसके बाद बच्चे के पास जो दिनचर्या का रूटीन है एक विजुअल वे में दिखता है उसको, कि ये जो पिक्चर के साथ है। फिर स्पष्ट निर्देशों का भी, कि उसके साथ साथ जो है क्लियरली इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है बच्चे को, तो वो किस में होता है। अब हम समझते हैं कॉग्निटिव मैपिंग तो वो नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट का हम छोड़ देते हैं, टीच थेरेपी एक बार छोड़ देते हैं कि चलो क्या है हमें नहीं पता, अगर किसी के लिए न्यू वर्ड है। मॉन्टेसरी मेथड में तो टीचिंग जो था ना, टीचिंग के लिए टीएलएम डेवलप किया गया, तो यहाँ टीएलएम की तो बात नहीं है, तो मॉन्टेसरी भी गलत हो गया, बी भी नहीं है। साइको एनालिटिक थेरेपी क्या हो गया, मनोविश्लेषणात्मक यानी जो बच्चे का थॉट प्रोसेस है ना, एक तरह से उसका मन जो है, साइकोलॉजिकली हमने चीजें चेंज कर रहे हैं, उसकी जो धारणा बनी हुई है, उसका जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है उसको चेंज किया जाता है इसमें। तो ये भी नहीं होगा। यहाँ तो बच्चे के पास सामने है कि उसको ना, एक तो रेगुलरली आपको स्ट्रक्चर रूटीन देना है। अगर 7 बजे वो स्कूल जाता है, 2 बजे स्कूल से आके
वो स्विमिंग क्लास जाता है और उसके बाद अगर वो थेरेपी के लिए जाता है ना, तो आप चेंज नहीं कर सकते कि एक दिन स्विमिंग क्लास बाद में है और थेरेपी क्लास पहले है, तो वो चीज आप नहीं कर सकते। तो ये कहाँ पे होती है, ये टीच अप्रोच में होती है। और टीच अप्रोच की फुल फॉर्म देखिए रेखा सिंह जी ने लिख भी दी है। ट्रीट जो है, टीच जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है किसी की, वो शॉर्ट फॉर्म किसकी है, ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड कम्युनिकेशन हैंडीकेप चिल्ड्रन। ठीक है, ये एक ऐसा जो है ट्रीटमेंट है, या जो है हम कह सकते हैं एजुकेशन है ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए, या फिर जो कम्युनिकेशन में हैंडीकेप्ड होते हैं ना उनके लिए, जो बात नहीं कर पाते उनके लिए ये अप्रोच यूज की जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ये जो है रेखा सिंह जी ने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है फुल फॉर्म, नोट कर लेना किसको नोट करनी हो तो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। एक या अधिक विकलांगताओं वाले बच्चे के लिए विशेष चिकित्सा योजना में क्या शामिल होना चाहिए? एक या अधिक विकलांगताओं वाले बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया कि ओटी, पीटी और एसटी मनोवैज्ञानिक आदि विशेषज्ञों से इनपुट। ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, पीटी फिजियोथेरेपिस्ट, एसटी स्पीच थेरेपिस्ट और मनोवैज्ञानिक आदि सभी लोगों से जो इनपुट लेना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है सभी ने। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कौन सी व्यवहार तकनीक में समस्या व्यवहार के कारण कौन सी व्यवहार तकनीक में समस्या व्यवहार के समान उद्देश्य पूरा करने वाला एक वैकल्पिक उपयुक्त व्यवहार सिखाया जाता है? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है। वैकल्पिक व्यवहार का विभेदक प्रोत्साहन, इसमें भी हम क्या करते हैं कि एक अल्टरनेटिव बिहेव सिखा देते हैं कि ये बुरा व्यवहार है, ये अच्छा व्यवहार है, तो जो बुरा व्यवहार है उसकी जगह कोई अच्छा बिहेवियर सिखा देते हैं धीरे धीरे करके, और उसको चेंज कर दिया जाता है। तो ये होता है ए ऑप्शन, वैकल्पिक व्यवहार का विभेदक प्रोत्साहन। इसको डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ अल्टरनेटिव बिहेवियर भी बोल देते हैं, DRA। ये थेरेपी हो जाती है एक तरह से, ये कह सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, किस स्थिति में बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास रेफर करना सबसे उपयुक्त है? जी, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं सबके, वेरी गुड। किसी लिखा है कि किसी ने कि मैडम जी संडे को मैराथन चलाइएगा। देखते हैं सर, पॉसिबल हुआ तो जरूर चला देंगे, कोई इशू नहीं। अब मैराथन ही चलेगी, आज एक अनाउंसमेंट करेंगे, थोड़ा सा बताते हैं आपको। क्वेश्चन का आंसर आया है ए, फाइन मोटर कौशल, संवेदी प्रोसेसिंग और दैनिक जीवन कौशल में कठिनाई होती है तब। वेरी गुड, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को तभी हम रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, संवेदी ओवरलोड के कारण बार बार गुस्सा टेंट्रम जो होता है करने वाले बच्चों के लिए सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी है? वेरी गुड। अब जो क्वेश्चन के आंसर है ना, एक्चुअल में आपकी अंडरस्टैंडिंग से आ रहे हैं, पढ़ी हुई चीजों से या रट्टे मारी हुई चीजों से नहीं। आप चीजों को एक्चुअल में अब समझ पा रहे हैं, तो आपके आंसर भी करेक्ट आ रहे हैं, और अब पेपर का लेवल भी इजी लग रहा होगा सबको। बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन आया है सबका कि संवेदी ब्रेक दिया जाए और शांत स्थान पर उपलब्ध करवाना चाहिए बच्चे को, उससे बच्चा रिलैक्स हो जाएगा, अपने टेंट्रम को, अपने गुस्से को काबू करना सीखेगा, धीरे धीरे इस चीज से रिलैक्स होगा, बाहर आएगा। उसके बाद अगर आप कुछ कहेंगे तो उस चीज को सुन पाएगा, समझ पाएगा। अदरवाइज आप उस सिचुएशन में कुछ भी कह लीजिए, उसे कुछ नहीं समझ आएगा कि क्या हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, चिकित्सीय रेफरल प्रक्रिया में विशेष शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या है?
बहुत बढ़िया आंसर दिया है सभी ने। आवश्यकता पहचानना, अवलोकन दर्ज करना और विशेषज्ञों से समन्वय करना, तो ये जो है स्पेशल एजुकेटर की प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर पीडीएफ ऑलरेडी जा चुकी है धर्मेंद्र कुमार जी, पीडीएफ ऑलरेडी जा चुकी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, चिंता वाले बच्चों के लिए संज्ञानात्मक व्यवहारिक थेरेपी, जो सीबीटी जिसको कहा जाता है, ये एक तरह की थेरेपी है, याद रखना। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मुख्यतः किस पर केंद्रित होती है? ए ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत सही है, ए ऑप्शन सही है। यहाँ से एक चीज और समझ लेना कि पूछा जाए कि सीबीटी क्या है, तो ये भी याद रखना कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। और इसमें क्या होता है, व्यवहार देखो ये किस पे फोकस करता है, अव्यवहारिक विचारों पर। जो अव्यवहारिक विचार है पहचान करता है और उनसे निपटने की रणनीतियां देता है। सी जो है यहाँ पे कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, जो व्यवहार हमारे ब्रेन में आ चुका है कि हमें लगता ही ऐसे कि ऐसा ही होता है, हमारा विचार बन चुका है, वो उस विचार की पहचान करते हैं, उससे निपटते हैं। जैसे एक बच्चे को लगता है कि अगर किसी के मार्क्स टेस्ट में कम आते हैं तो वो बैड बॉय होता है, तो इसमें क्या होता है, हमें उसके जो विचार है ना उस पर काम करना होता है, उसे बताना होता है कि कम मार्क्स आने का मतलब ये नहीं है कि तुम बैड बॉय हो। कम मार्क्स आने का मतलब ये होता है कि अगर कभी कभी आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपने वो चीजें अच्छे से पढ़ी नहीं और आपको अच्छे से सीखने की जरूरत है। बैड बॉय तो वो होता है जो बैड थिंग्स करता है, बुरे काम करता है, वो बैड बॉय होता है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। सर स्क्रीन तो शो हो रही है मेरी तरफ से, मुझे भी शो हो रही है, फोन में मेरे पास चल रही है अलग से, तो क्लियर है। आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, CWSN के लिए पारिस्थितिक मूल्यांकन किस पर केंद्रित होता है? बहुत बढ़िया, सबने ए आंसर दिया है। बच्चे की घर, स्कूल और समुदाय के वातावरण से पारस्परिक क्रिया, जिसके कारण क्या होता है, पारिस्थितिक जो तंत्र, इकोलॉजिकल असेसमेंट होता है ना, कि सब चीजें जो आपस में जुड़ी हुई है एक तरह से, वो कि सबसे कोऑर्डिनेट करके चलना आपस में, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। टीम आधारित व्यक्तिगत शिक्षा योजना बैठक में उपचार योजना के लिए कौन सा सदस्य आवश्यक होता है? जी बहुत बढ़िया। स्पेसिफिक एक का मतलब नहीं होता, यहाँ पे ये है कि जो बच्चे से रिलेटेड है ना, जो संबंधित थेरेपिस्ट है, उन सबका होना जरूरी है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आज की हमारी क्लास खत्म होती है।